सीता मिथिला के योद्धा के अध्याय नंबर 5 की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। सीता को श्वेत केतु के गुरुकुल में आए 2 साल बीत चुके थे। यद्यपि 10 साल की इस छात्र ने अपनी बुद्धिमत्ता और कुशग्राहता से गुरु को प्रभावित कर दिया था, लेकिन बाहरी गतिविधियों में उनका उत्साह उन्हें असाधारण बनाता था, खासकर बांस से रणकौशल। लेकिन गाहें बगाएं उनके मनमौजी स्वभाव की वजह से परेशानियां भी उत्पन्न होती रहती थी। जैसे एक बार जब किसी सहपाठी ने उनके पिता को अप्रभावशाली राज बताया और कहा कि उन्हें शासक की बजाय शिक्षक होना चाहिए था। सीता ने प्रतिक्रिया में उसे खूब बुरी तरह पीटा। उस लड़के को लगभग 1 महीना गुरुकुल के अयुराल्य में रहना पड़ा और उसके बाद भी 2 महीने तक लंगड़ा कर चलता रहा। चिंतित श्वेतकेतु ने अहिंसा और क्रोध नियंत्रण पर अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की। गर्म दिमाग लड़की को सख्ती से बताया गया कि गुरुकुल के परिसर में किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा नियमों के खिलाफ मानी जाएगी। रणकौशल आत्मानुशासन के लिए सिखाया जाता है और ये भविष्य के शासकों का प्रमुख कर्तव्य भी है। विद्यालय के अंदर उन्हें किसी को भी नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये सूचना घर तक पहुंचाने के लिए सुनैना के गुरुकुल आने पर उन्हें भी ये बात बताई गई। उनके कड़े शब्दों ने सीता पर वांछित प्रभाव डाला। तब से उन्होंने दूसरे छात्रों पर हाथ नहीं उठाया था, हालांकि कई बार उनके सब्र का इम्तिहान लिया गया था। ऐसा ही एक उदाहरण था। क्या तुम गोद नहीं ली गई हो? एक सहपाठी कामल राज ने ताना मारा। गुरुकुल के 5 छात्र परिसर के तालाब के पास इकट्ठा हुए थे। 3 सीता के पास बैठे थे। कुछ टहनियों की मदद से जमीन पर ज्यामितीय रचनाएं बना रही थी। बोधायान के शुल्ब सूत्र के सुंदांत में डूबी सीता ने जानबूझकर कामल के ताने को नजरअंदाज कर दिया। दूसरे ने भी। वो हमेशा की तरह आसपास ही मंडरा रहा था, सबका ध्यान भंग करने के लिए। उसके शब्दों को सुनकर सबकी निगाहें सीता की तरफ उठ गई थी। राधिका सीता की पक्की सहेली थी। उसने तुरंत प्रतिक्रिया टालने की कोशिश की। जाने दो सीता, वो तो पागल हैं। सीता सीधी होकर बैठ गई और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वो अक्सर अपनी जन्म की माँ के बारे में सोचती थी। उन्होंने सीता को क्यों छोड़ दिया था? क्या वो उनकी दत्तक माँ जितनी ही प्रभावशाली होगी? लेकिन उनके मन में एक बात तो साफ थी, वो सुनैना की ही बेटी थी। मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, उन्होंने गुस्से से अपने विरोधी को देखते हुए कहा। यकीनन वो अपनी सहेली की सलाह पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। हाँ हाँ, वो तो मैं भी जानता हूँ। हम सभी अपनी माँ की संतान हैं, लेकिन तुम गोद ली हुई हो नहीं हो। जब तुम्हारी माँ की अपनी बेटी हो जाएगी तब क्या होगा? अपनी बेटी कमल में पराये नहीं हूँ, मैं अपनी ही हूँ। हाँ हाँ, लेकिन तुम नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से, सीता ने कहा। उन्होंने वही टहनी उठा ली जिससे अभी बोधायन के सिद्धांत का अभ्यास करा रही थी। नहीं नहीं, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। अगर तुम गोद ली हुई हो तो कभी भी उठाकर बाहर फेंकी जा सकती हो। तब तुम क्या करोगी? सीता ने टहनी नीचे रखकर रुखाई से कामल को देखा। लड़के की भलाई इसी पल चुप हो जाने में थी, लेकिन अफसोस वो इतना समझदार नहीं था। मैं समझ सकता हूँ कि शिक्षक तुम्हें पसंद करते हैं, गुरुजी भी तुम पर स्नेह रखते हैं। बड़े होने पर जब वो लोग तुम्हें घर से निकाल दें तो तुम यहाँ आकर सारा दिन बच्चों को पढ़ा लिया करना। कंबल पागलों की तरह हंसने लगा और किसी ने हंसने में उसका साथ नहीं दिया। दरअसल माहौल में खतरनाक रूप से तनाव फैल चुका था। सीता राधा ने विनती करते हुए दोबारा से शांत कर रहने की सलाह दी। जाने दो ना। सीता ने फिर से राधिका की सलाह अनसुनी कर दी। वो धीरे से उड़कर कामल की तरफ बढ़ी। लड़का मुश्किल से थूक निगल रहा था, लेकिन उसने अपनी कदमें पीछे नहीं हटाए। सीता के हाथ मजबूती से पीछे की तरफ बंधे थे। वो अपने दुश्मन से 1 इंच की दूरी पर ठहर गई। काम्बल की सांसें तुरंत ही तेज हो गई और उसकी कनपटी पर आया पसीना बता रहा था कि उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई थी। लेकिन फिर भी वो डटा खड़ा रहा। सीता ने उसे डराते हुए एक और कदम आगे बढ़ाया। काम्बल के नज़दीक खतरनाक ढंग से अब उनकी पैरों की उंगलियां लड़कों के पैरों की उंगलियों को छू रही थी। सीता की नाक की नोक लड़के के चेहरे से नाममात्र को दूर थी। उनकी आंखें आग बरसा रही थी। कामल के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। सुनो, तुम्हें किसी को मारने की इजाजत नहीं। सीता ने अपनी आंखें उसकी आंखों में गड़ाए रखी। वो उसे घूरती रही बिना पलक झपकाए। रुका इसे। भारी सांस लेते हुए कामल की आवाज लड़खड़ाने लगी। सुनो। अचानक सीता जोर से चिल्लाई।
कान फोड़ देने वाली आवाज ठीक कामल के चेहरे के पास, जोरदार ऊंची कड़क। घबराया हुआ कामल पीछे जाकर गिरा और फूट फूट कर रोने लगा और दूसरे बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी कहीं से एक शिक्षक भी आ गए। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा। सीता सीता शिक्षक के साथ चली गई, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। हनु भैया अपने बड़े भाई के गले लगते हुए राधिका चेकी, या कहे कि उसके चचेरे बड़े भाई। राधिका अपने चहेते रिश्तेदार से मिलवाने के लिए सीता को भी साथ लेकर आई थी। मिलने की जगह गुरुकुल से 1 घंटा दूरी पर तय की गई थी, दक्षिण के जंगल में, जो किसी को दिखाई न दे। यही चचेरे भाई बहन मिलते थे छिपकर। गुरुकुल के प्राधिकरण से छिपकर रहने की उसके भाई के पास वाजिब वजह थी। वह नागा था, ऐसा इंसान जो विकृतियों के साथ जन्मा था। उन्होंने गहरे भूरे रंग की धोती और एक सफ़ेद अंग वस्त्र पहन रखा था। गोरी रंगत, कद लंबा और रोएदार। उनकी कमर के निचले हिस्से से एक अंग कुछ पूंछ जैसा निकला हुआ था। वो अपने आप ही इधर उधर घूम रही थी, मानो उसका अपना ही दिमाग हो। उनकी मजबूत कदकाठी और बलिष्ठ मांसपेशियां उनकी उपस्थिति को दमदार बना रही थी। उन पर एक दिव्य तेज छाया हुआ था। उनकी चपटी नाक चेहरे में धसी जान पड़ रही थी, जिस पर चेहरे के बाल ब्राह रेखा के रूप में दिख रहे थे। अजीब था कि उनके मुंह के ऊपर और नीचे की त्वचा बाल रहित, चिकनी और कुछ गुलाबी रंगत लिए वो कुछ फूली हुई सी दिख रही थी। उनके होठ पतले थे, मैच एक रेखा के रूप में, मोटी भव्य मोहक और बुद्धिमानी की झलक लिए शांत आंखों को कलात्मक उबार दे रही थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो उस सर्वशक्तिमान ने आदमी के सिर के स्थान पर बंदर का सिर लगा दिया हो। उन्होंने राधिका को पितृत्व स्नेह से देखा। कैसी हो तुम मेरी छोटी बहन? राधिका ने दिखावटी गुस्से में अपना निचला होठ बाहर निकाल लिया। आपसे मिले हुए कितना समय हो गया, जब से पिताजी ने उससे नए गुरुकुल को अनुमति। राधिका के पिता सोन नदी के पास एक गांव के मुखिया थे। उन्होंने अभी हाल ही में अपने गांव के पास एक गुरुकुल स्थापित करने की आज्ञा दी थी। उसमें 4 लड़कों ने नामांकन भी करा लिया था। उसमें और कोई छात्र नहीं था। सीता सोचती थी कि राधिका अभी भी क्यों ऋषि श्वेत केतु के गुरुकुल में पढ़ रही थी, जबकि उसके घर के पास एक गुरुकुल बन गया था। शायद छोटा 4 छात्रों वाला गुरुकुल गुरुजी के नाम भी गुरुकुल की तुलना में उतना अच्छा नहीं होगा। क्षमा करना राधिका, मैं बहुत व्यस्त था। उन्होंने कहा, मुझे एक नया काम दे दिया गया और मुझे आपके नए काम से कोई मतलब नहीं है। राधिका के भाई ने जल्दी से विषय बदल लिया। तुम मुझे अपनी नई दोस्त से नहीं मिलवाओगी? राधिका ने कुछ पल उन्हें घूरा, फिर मुस्कुरा कर हार मानते हुए अपनी दोस्त की तरफ मुड़ी। यह सीता है, मिथिला की राजकुमारी, और ये मेरे बड़े भैया हनु भैया। वो अपने नए मेहमान की तरफ मुस्कुराए और हाथ जोड़कर नमस्ते की। हनु भैया तो मुझे ये राधिका बुलाती हैं, वैसे मेरा नाम हनुमान है। सीता ने भी अपने हाथ जोड़े और उस विनम्र चेहरे को देखा। मैं भी आपको हनु भैया ही कहूँगी। हनुमान स्नेह से हंसे। तो ठीक है हनु भैया ही सही। सीता को गुरुकुल में 5 साल हो चुके थे। वो अब 13 वर्ष की थी। गुरुकुल गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बना था, मगध से कुछ दूर, जहाँ हर हराती सरयू शांत गंगा में समाती थी। इसकी सुविधाजनक स्थिति के कारण भिन्न भिन्न आश्रमों के बहुत से ऋषि और ऋषि का अक्सर गुरुकुल आते रहते थे। वो अक्सर आगंतुक शिक्षकों के तौर पर छात्रों को पढ़ाते भी थे। दरअसल अभी महर्षि विश्वामित्र खुद गुरुकुल आए हुए थे। उन्होंने और उनके अनुयायियों के लगभग 25 छात्रों वाले गुरुकुल में प्रवेश किया। नमस्ते महान मल्लपुत्र, श्वेत केतु ने दोनों हाथ जोड़कर उस महान ऋषि के सम्मान में झुकते हुए कहा, जो छठे विष्णु प्रभु परशुराम की छोड़ी हुई प्रजाति के प्रमुख थे। मल्लपुत्र को 2 कार्य सौंपे गए थे। अगले महादेव, भले ही वो देव ही या देवी, बुराई के विनाशक के आगमन पर उनकी मदद करना, और दूसरा सही समय आने पर भलाई के प्रचारक विष्णु के उत्थान में सहयोग देना। महान महर्षि विश्वामित्र की उपस्थिति मात्र से गुरुकुल में नई ऊर्जा आ गई थी। उन्हें सप्तर्षि का उत्तराधिकारी माना जाता था। यह सम्मान गुरुकुल में इससे पहले आए दूसरे सभी ज्ञानी विद्वानों से बड़ा था। नमस्ते श्वेत केतु, विश्वामित्र ने सगर्ग कहा। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। गुरुकुल के कर्मी तुरंत सेवा में लग गए थे। कुछ ऋषि के अनुयायियों के घोड़े और सामान रखने वाले में मदद कर रहे थे।
जबकि दूसरे पहले से ही सांप अतिथि कक्षों को और चमकाने में जुट गए। मल्लपुत्रों के सेनापति और विश्वामित्र के खास अष्टनेमी युद्ध संचालक की तरह इंतजामों को देख रहे थे। महर्षि, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? श्वेतकेतु ने पूछा। मुझे नदी की विपरीत दिशा में कुछ काम था, विश्वामित्र ने संक्षेप में जवाब दिया। वो खुलकर नहीं बता रहे थे। श्वेतकेतु ने अच्छी तरह जानते थे कि इस बारे में और सवाल करने से मल्लपुत्र प्रमुख के क्रोधित हो जाने का डर था, लेकिन बातचीत करने की कोशिश करना भी जरूरी था। रावण की व्यापार नीतियों से सप्त सिंधु के साम्राज्य को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ रही थी। गुरुवर, लोग बहुत पीड़ा उठा रहे हैं, किसी को उनके हक के लिए लड़ना होगा। लगभग 7 फुट लंबे गहरे रंगत वाले विश्वामित्र शारीरिक और बौद्धिक दोनों ही रूपों से अतुल्य थे। उनके चौड़े सीने के नीचे बड़ा सा पेट और शक्तिशाली बाह, सीने तक लहराती सफेद दाढ़ी, मुंडे हुए सिर पर गांठ लगी ब्राह्मणों के अनुकूल चोटी, बड़ी निर्मल आंखें और कंधों पर बड़ा पवित्र जनेऊ। इनसे विपरीत शरीर और चेहरे पर लगे युद्ध के बड़े बड़े निशान। उन्होंने सिर नीचे करके श्वेतकेतु को देखा। आज के समय में कोई ऐसा राजा नहीं है जो यह कार्य कर सके, विश्वामित्र ने कहा। वो बस खुद का अस्तित्व बचाए हुए हैं, वो अर्घ्यता नहीं है। शायद यह काम महज राजाओं के बस का नहीं है। इसके लिए विश्वामित्र के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान दी, लेकिन उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। श्वेतकेतु इस महान आत्मा से स्वाद करने की अपनी इच्छा को दबा नहीं पा रहे थे। महर्षि, मेरी जिज्ञासा के लिए क्षमा करें, लेकिन आप कब तक हम लोगों के साथ रहने वाले हैं? अगर मेरे छात्रों को आपका मार्गदर्शन मिल पाता तो श्रेष्ठ रहता। श्वेतकेतु, मैं यहाँ थोड़ा ही दिनों के लिए हूँ, तुम्हारे छात्रों को पढ़ाना संभव नहीं हो पाएगा। श्वेतकेतु अपनी विनती दोहराने ही वाले थे पूरी विनम्रता से, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज सुनाई दी। सुसु की आवाज के साथ जोरदार सटाक। विश्वामित्र कभी क्षत्रिय राजकुमार थे, वो तुरंत ही इस आवाज को पहचान गए। लकड़ी के लक्ष्य को भेदते भाले की आवाज सही सटीकता के साथ वो आवाज की दिशा में मुड़े। उनकी भवें प्रशंसा में हल्की सी उठी गई थी। श्वेतकेतु, तुम्हारे गुरुकुल में कोई कमाल का भाला चलाता है। श्वेतकेतु गर्व से मुस्कुराए। मैं आपको दिखाता हूँ गुरुजी। सीता? विश्वामित्र पूछते हुए पूरी तरह हैरान थे। जनक पुत्र सीता? विश्वामित्र और श्वेतकेतु मैदान के एक छोर पर खड़े थे, जो गुरुकुल का सुसज्जित प्रशिक्षण क्षेत्र था। वहां छात्र धनुर्विद्या, भाला फेंकने और हथियारों से युद्धाभ्यास करते थे। मैदान का एक भाग तलवार और छड़ी से अभ्यास करने के लिए नियत था। अपने अभ्यास में डूबी सीता को एहसास ही नहीं हुआ कि 2 ऋषि उसके अगले वार को देखने के लिए वहां आ खड़े हुए हैं। उनमें राजा जनक की बुद्धिमता तो ही मल्लपुत्र, श्वेतकेतु ने जवाब दिया, साथ ही रानी सुनीना का झुंझारू स्वभाव और व्यावहारिकता भी। और मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे गुरुकुल के शिक्षकों ने उनके आचरण को भलीभांति डाला है। विश्वामित्र स्नेही नजरों से सीता को देख रहे थे। 13 वर्ष के हिसाब से वो कद में लंबी और गटे हुए बदन की थी। उनके सपाट काले बाल चोटी में गुंथ कर जुड़े के रूप में बंधे हुए थे। उन्होंने पैर मारकर भाला उछाला और फिर सदे हुए हाथ से उसे लपक लिया। विश्वामित्र का ध्यान उस सुरुचिपूर्ण प्रहार पर गया, लेकिन वह ज्यादा प्रभावित किसी दूसरी चीज से थे। सीता ने भाले को डंडी के ठीक संतुलित बिंदु से पकड़ा था, जिस पर कोई निशान नहीं लगाया गया था, और सामान्य भाला प्रशिक्षण में इस पर ध्यान दिया भी नहीं जाता। सीता ने शायद सहज भावना से इसे आंका था। इतनी दूरी से भी वो देख सकते थे कि सीता की भाले पर पकड़ दोष रहित थी। भाले की डंडी उनकी हथेली में सपाट रूप से उनकी तर्जनी और मध्य अंगुली के बीच की थी। उनका अंगूठा पीछे की ओर था, जबकि बाकी अंगुलियां दूसरी दिशा की तरफ इशारा कर रही थी। सीता अपना बायां पैर आगे बढ़ाकर लक्ष्य की तरफ मुड़ी। लक्ष्य लकड़ी का तख्ता था, जिस पर सकेंद्रित घेरों के रूप में रंग किया गया था। उन्होंने अपना बायां हाथ उठाया, फिर से उसी दिशा में। उनका शरीर हल्का सा मुड़ा, जिससे फेंकने पर बल डाला जा सके। उन्होंने अपनी दाहिना हाथ पीछे खींचा, जमीन के समांतर, एक श्रेष्ठ कलाकृति के रूप में। अति उत्तम। श्वेतकेतु मुस्कुराए। यद्यपि वो अपने छात्रों को युद्ध कौशल नहीं सिखाते थे, फिर भी सीता की वीरता पर उन्हें निजी रूप से गर्व था। वो भाला फेंकने से पहले पारंपरिक रूप से कुछ कदम दौड़ती नहीं है। अपने शरीर के मुड़ने और कंधों के बल से ही उन्हें फेंकने लायक ताकत मिल जाती है। विश्वामित्र ने उपेक्षित नजरों से श्वेतकेतु को देखा। उन्होंने वापस अपना ध्यान उस प्रभावशाली लड़की पर लगा दिया। उन कुछ कदमों से ही
भले ही ताकत मिलती हो, लेकिन लक्ष्य भंग होने की संभावना बनी रहती है, खासकर जब लक्ष्य इतना छोटा हो। उन्होंने ये बात श्वेत केतु को समझाने की कोशिश नहीं की। सीता ने अपना शरीर बाईं ओर मोड़ते हुए अपने कंधों के बल के साथ भाले को फेंक दिया। उनकी कलाई और उंगली से भाला चुस्ती से निकला, मिसाइल की सी तेजी से। ससु और सटाक, भाला लक्ष्य पर जाकर गिरा। तख्ते के बीचों बीच उसने जगह के लिए पहले भाले को धकेल दिया, जो उसी जगह पर गर्व से गड़ा हुआ था। विश्वामित्र जरा मुस्कुराए दिए। बेहतरीन बेहतरीन। सीता के दोनों दर्शक जो बात नहीं जानते थे वो ये भी कि वो हनुमान से इसका अभ्यास सीख रही थी, जो नियमित रूप से अपनी दोनों बहनों से मिलने आते थे। उन्होंने तकनीक को श्रेष्ठ करने में सीता की मदद की थी। श्वेत केतु एक गर्वित अभिभावक की तरह मुस्कुराए। वो असाधारण है। मिथिला में अब उनकी स्थिति क्या है? श्वेत केतु ने गहरी सांस ली। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। वो उनकी दत्तक पुत्री हैं और राजा जनक व रानी सुनीना ने हमेशा उन्हें बहुत स्नेह किया है। लेकिन अब मैंने सुना था कि कुछ साल पहले सुनीना ने एक पुत्री को जन्म दिया था। विश्वामित्र बीच में बोले। हाँ, विवाह के 1 दशक बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। उर्मिला है ना? हाँ, यही नाम है उनका। रानी सुनीना ने कहा था कि वो अपनी दोनों बेटियों में कोई फर्क नहीं करेगी, लेकिन वो पिछले 9 महीनों से सीता से मिलने नहीं आई है। पहले वो हर छठे महीने आया करती थी। मानता हूँ कि सीता को मिथिला में नियमित रूप से बुलाया जाता है। वो पिछली बार 6 महीने पहले वहाँ गई थी, लेकिन वापसी में बहुत खुश दिखाई नहीं दे रही थी। विश्वामित्र सीता को देख रहे थे। उनका हाथ ठोड़ी पर था, कुछ सोचते हुए से। अब वो सीता का चेहरा देख पा रहे थे। वो कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन अब तब वो समझ नहीं पाए। गुरुकुल में दोपहर के खाने का समय हो गया था। विश्वामित्र और उनके मल्ल पुत्र आंगन के बीचों बीच बैठे थे। छात्रों के लिए बनी कुटियों के बीच में यहाँ पर खुली हवा में कक्षाएं संचालित की जाती थी। शिक्षण हमेशा खुले माहौल में ही होता था। शिक्षकों के लिए छोटी और आडंबरहीन कुटियां वहां से कुछ दूरी पर बनी थी। गुरुजी, खाना प्रारंभ करें? मल्लपुत्रों के सेनापति अरिष्टनेमि ने पूछा। गुरुकुल के छात्रों और कर्मियों ने अपने खास मेहमानों के लिए केले के पत्ते में खाना परोसा था। श्वेत केतु भी विश्वामित्र के पास बैठे मल्लपुत्र प्रमुख के खाना शुरू करने का इंतजार कर रहे थे। विश्वामित्र ने अपना पानी का पात्र उठाया और अपनी दाहिनी हथेली में थोड़ा पानी लेकर उसे पतल के चारों ओर छिड़क कर भोजन और पोषण देने के लिए देवी अन्नपूर्णा का आभार व्यक्त किया। उन्होंने खाने का पहला निवाला लेकर उसे भगवान को अर्पित करने के नाम पर एक और उठाकर रख दिया। सभी ने वही प्रक्रिया दोहराई। विश्वामित्र से इशारा पाकर सभी ने खाना शुरू कर दिया। हालांकि पहला निवाला अपने मुंह की तरफ ले जाते हुए विश्वामित्र ठिठक गए। उनकी आंखें एक आदमी की तलाश में परिसर की खंगाल रही थी। उनका एक सिपाही नागा था जिसका नाम जटायु था। बदकिस्मत इस इंसान चेहरे पर कुछ विकृतियों के साथ जन्मा था, जिसे नागा का नाम दे दिया गया था। विकृति के कारण उसका चेहरा किसी गिद्ध के समान दिखाई देता था। बहुत से लोगों ने जटायु का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन विश्वामित्र ने नहीं। मल्लपुत्र प्रमुख ने जटायु में छिपी सभ्य आत्मशक्तिशाली योद्धा को पहचान लिया था। पक्षपाती नजरों से देखने वाले लोगों को उनके ये गुण दिखाई नहीं देते थे। विश्वामित्र समय के साथ रहने वाले इस भेदभाव को जानते थे। वो ये भी जानते थे कि इस आश्रम में शायद ही किसी को जटायु के भोजन की परवाह हो। वो आसपास उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार उन्हें जटायु नजर आया, दूर कोने में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ। जैसे ही वो किसी छात्र को इशारा करने वाले थे, तभी उन्होंने सीता को उस नागा की तरफ बढ़ते हुए देखा। सीता के एक हाथ में केले का पत्ता था और दूसरे हाथ में भोजन से भरी थाली। महर्षि देख रहे थे कि जटायु खुशी और उत्साह से खड़ा हो गया था। इतनी दूर से वो उनके बीच होने वाली बातें तो नहीं सुन सकते थे, लेकिन उनके शारीरिक भाव को समझ सकते थे। सीता ने पूरे सम्मान से जटायु के सामने केले का पत्ता बिछाया और फिर उस पर खाना परोसा। जब झेपी हुई मुस्कान से जटायु खाने के लिए बैठ गए तो सीता ने झुककर हाथ जोड़कर नमस्ते की और वहां से चली गई। विश्वामित्र ख्यालों में खोए हुए से सीता को देख रहे थे। ये चेहरा मैंने पहले कहाँ देखा? अरिष्टनेमि भी उस लड़की को देख रहे थे। वो विश्वामित्र की ओर मुड़े। गुरुजी, ये लड़की असाधारण लगती है, अरिष्टनेमि ने कहा। हम, विश्वामित्र ने कहते हुए एक नज़र आपने सेनापति पर डाली। फिर उन्होंने अपना ध्यान भोजन पर लगा लिया। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे अध्याय नंबर 6 के साथ।